हेलो एंड वेलकम टू टीसीएस एकेडमी ऑनलाइन पोर्टल। आप हमारे साथ इतिहास विषय का अध्ययन कर रहे हैं और आज उसी श्रृंखला के अंतर्गत हम इतिहास विषय का एक और टॉपिक ले रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का ये सेगमेंट है और इसमें जो हमारा आज का टॉपिक है वो है भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन। इससे पहले जो हमने लेक्चर आपको प्रोवाइड किया था उसमें हमने आपको बताया था कि क्या स्थितियां हैं जब मुगलों का पतन हो रहा है, कैसे क्षेत्रीय शक्तियों को औचित्य मिल रहा है कि वो दिल्ली की गद्दी की तरफ देखें और किस प्रकार से विदेशी आक्रमणों की स्थितियां बन रही हैं, जिसमें जब मैंने कल वाले लेक्चर में आपको ये डिलीवर किया था कि मोहम्मद शाह रंगीला के समय में दो बहुत ज़बरदस्त आक्रमण होते हैं। एक आक्रमण वो होता है जिसमें मुगल प्रतिष्ठा खाक हो जाती है और हमेशा के लिए विश्व पटल पर मुगल जो सल्तनत है वो डिक्लाइन की स्थिति में चली जाती है, और वो होता है करनाल का युद्ध यानी नादिर शाह का आक्रमण। और उसके बाद मैंने उसी के ठीक बाद बताया था कि पानीपत की थर्ड वॉर होती है 1761 में, और ये वार जो होती है ये अहमद शाह अब्दाली द्वारा लड़ी जाती है और उस समय मुगल शासक जो होते हैं वो अहमद शाह होते हैं। तो जाहिर है कि पानीपत के युद्ध ने निश्चित रूप से भारत में ये निर्णय कर दिया कि अब ना तो मराठे दिल्ली की गद्दी पर होंगे और ना मुगल होंगे, बल्कि भारत की शक्ति किसी तीसरे शक्ति द्वारा, भारत की सत्ता किसी तीसरे शक्ति द्वारा संचालित होगी। और निश्चित रूप से उसके बाद अंग्रेजों का जो प्रभुत्व है वो हमारे देश में कायम हो गया, क्योंकि अंग्रेजी शासन को, ना सिर्फ अंग्रेजी शासन को बल्कि दिल्ली के तख्त को यानी कि मुगल बादशाह को भी उस समय जो चुनौती दे रहे थे या जो संरक्षण, यहाँ तक कि संरक्षण प्रदान कर रहे थे वो मराठे थे। और मराठे निश्चित रूप से एक अल्टरनेट पावर के रूप में उस समय इमर्ज हुए थे, लेकिन उनके पतन के साथ ही यानी पानीपत के युद्ध के साथ ही मराठों की जो स्थिति है वो क्षीण हो गई। और इसके बाद यूरोपीय शक्ति, स्पेशली जो अंग्रेज थे, उन्होंने भारत में अबाध रूप से सत्ता स्थापित कर ली और अगले करीब 250 वर्षों तक वो हमारे देश में रहे और यहाँ के संसाधनों पर उनका नियंत्रण रहा। उसी क्रम में हम आज ये देखने की कोशिश करेंगे कि वो कौन कौन सी यूरोपीय शक्तियां थीं जिन्होंने आधुनिक भारत में भारत की तरफ रुख किया। इसलिए मैं ये टर्म इस्तेमाल कर रहा हूं कि आधुनिक भारत में उसका एक गंभीर कारण है। वो कारण ये है कि आप जानते हैं कि हमारे प्राचीन भारत के इतिहास में एक ऐसा फेज आता है जिसमें हमारे देश का यूरोप के साथ व्यापार बहुत अच्छी स्थिति में होता है। विशेषकर मौर्य और मौर्योत्तर पीरियड में, स्पेशली मौर्योत्तर काल में आप देखेंगे कि हमारे यहाँ से जो ट्रेड है वो बहुत अच्छी स्थिति में रहा है। उस समय के कई हिस्ट्री राइटर, विशेष तौर पे मैं दो का जिक्र करना चाहूँगा। एक रोमन लेखक है जिसका नाम है प्लिनी। वो अपनी किताब में लिखता है कि किस तरीके से भारतीय जो पदार्थ है, स्पेशली मसाले, उनका व्यापार रोम के साथ होता है और रोम के लोग यहाँ पर सोना ला करके देते हैं मुद्रा के रूप में और यहाँ से गोल काली मिर्च का व्यापार करते हैं, उसे खरीदते हैं। इसके अलावा उस समय और भी एक दो जो पुस्तकें हैं, पेरिप्लस ऑफ इरेथियन सी का जिक्र है जिसका लेखक ज्ञात नहीं है। इसने भी, इस पुस्तक में भी भारत रोम व्यापार के बारे में बात की गई है, जिसमें ये बात प्रॉपर इस चीज का एविडेंस मिलता है कि उस समय भारतीय व्यापार जो है वो समृद्ध अवस्था में था और जो व्यापार का संतुलन है वो हमारे पक्ष में था, यानी हमको मुद्रा ज्यादा प्राप्त हो रही थी, हमारा जो निर्यात था वो उन्नत अवस्था में था। इसका मतलब ये हुआ कि भारत की समृद्धि से यूरोप पहले भी परिचित हो चुका था, लेकिन मौर्योत्तर काल के बाद एक ऐसी स्थिति आई जिसमें यूरोपीय शक्तियां जो है वो यूरोप तक सिमट के रह गईं और उस समय के यूरोप के क्लासिकल जो डायनेस्टीज हुआ करती थी उनका पतन भी हो गया। और फिर उसके बाद आप जानते हैं कि मिड एशिया में, मध्य एशिया में जो एक बहुत नई शक्ति का उदय हुआ वो इस्लाम था और उसने निश्चित रूप से उत्तरी अफ्रीका, कुछ दक्षिणी यूरोप के क्षेत्र, इसके अलावा पूरी जो है मध्य एशिया, मंगोलिया के क्षेत्रों पर पूरे तरीके से नियंत्रण स्थापित किया और निश्चित रूप से अपनी एक नई संस्कृति का प्रवाह किया। तो जाहिर है कि ये जो मिडिल फेज की हिस्ट्री है, इसमें मध्यकाल की जो तारीख है, इसमें आप देखेंगे कि ज़्यादातर इस्लामिक शक्तियों ने इस इतिहास के कालखंड को ड्राइव किया है, उन्होंने आगे बढ़ाया है। इसी कारण से आप ये देखेंगे कि जब हमारे यहाँ मध्यकाल की स्थिति होती है तो ये जो
व्यापार है, खास तौर पे समुद्री व्यापार, चाहे ईस्ट की तरफ हो चाहे वेस्ट की तरफ हो, उस पर अगर हम वेस्ट की तरफ व्यापार की बात करें तो अरबों का कब्जा हो जाता है, और अगर हम ईस्ट की तरफ व्यापार करें तो उधर भी मुस्लिम शक्तियों, स्पेशली इस्लामिक शक्तियों का कब्जा हो जाता है। उसी पृष्ठभूमि में सन 1498 में एक पुर्तगाली नाविक जिसका नाम वास्को डी गामा है, वो एक ऐतिहासिक यात्रा संपन्न करता है। वास्को डी गामा के आने का जो रूट है उसे समझने से पहले मैं एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। वो ये है कि उस समय में भारत में आने के दो प्रचलित रास्ते थे। एक रास्ता वो होता था जो फारिस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री जहाज़ों के द्वारा इराक, बगदाद, तुर्की से होकर यूरोप जाता था, और एक रास्ता वो था जो भारत से मिस्र यानी लाल सागर होकर के जाता था और फिर मिस्र से पुनः सामुद्रिक रास्ते से यूरोपीय देशों को जाता था। तो उस समय ये दो प्रचलित रूट थे। वास्को डी गामा के पहले एक और बड़े इंपॉर्टेंट ट्रेवलर का जिक्र करना आवश्यक है, क्योंकि उसकी खोज का ही परिणाम है कि वास्को डी गामा की यात्रा संपन्न होती है। दरअसल 1487 ईस्वी में एक पुर्तगाली नाविक है बार्थेलमू, उसने क्या किया था, उसने अफ्रीका का जो टर्न है, साउथ अफ्रीका का जो टर्न है यानी कि केप ऑफ गुड होप, जिसे उत्तरी आशांतरीप कहा जाता है, अफ्रीकी आशांतरीप कहा जाता है, उत्तर माशा कहा जाता है, उसको खोज लिया था। तो ये स्वाभाविक बात थी कि अगर वो अफ्रीका के दक्षिणी तट तक पहुंच चुका था तो वहां से फिर जो पूरब की ओर भूखंड थे, जो द्वीप थे, जो देश थे, वहां की यात्रा के लिए उसने एक मार्ग प्रशस्त कर दिया था। और वही कारण बना कि जब वास्को डी गामा ने अपनी यात्रा शुरू की तो वो अफ्रीका के पश्चिमी तट के किनारे से होता हुआ फिर केप ऑफ गुड होप से टर्न लेता है और फिर भारत के वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी तट पर पहुंचता है। और जहां पर वो पहुंचता है वो कोचीन होता है यानी केरल होता है, और वहां पर उस समय एक शासक होते हैं जिनकी टाइटल जमोरिन की होती है। और किताबों में आपने देखा होगा कि जमोरिन शासक ने फिर उसका बहुत वार्म वेलकम किया वास्को डी गामा का। और वार्म वेलकम करने के पीछे एक बहुत ठोस वजह थी कि उस समय समुद्री व्यापार पर अब अरबों का कब्जा हो चुका था, और ये चूंकि हिंदू शासक थे तो निश्चित रूप से एक तो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे, उसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं इनकी जो सर्वोच्चता थी या जो इनकी संप्रभुता थी उसे भी अरबों द्वारा रौंदा जा रहा था। तो ये बहुत प्रसन्न हुए इसलिए कि इनको एक नई शक्ति मिल रही थी जिसको ये अरबों के खिलाफ खड़ी करके अपने आप को सुरक्षित करना चाहते थे। इसी क्रम में इन्होंने वास्को डी गामा का बहुत गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, और फिर वास्को डी गामा जब यहाँ पर आया तो यहाँ से उसने पूरा जो व्यापार का क्रम है जब उसको पूरे तरीके से हैंडल किया, और जब वापस वो पुर्तगाल पहुंचा तो वहां पर वो आने और जाने का यात्रा व्यय निकाल करके जो जड़ी बूटी सामान मसाले यहाँ से ले गया था उसे जब वहां पर उसने बेचा तो करीब 60 गुना प्रॉफिट उसको हुआ। ये एक ऐतिहासिक बात थी उस समय में, क्योंकि 60 टाइम जो प्रॉफिट है वो एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन की चीज थी यूरोपीय लोगों के लिए। और अभी तक यूरोपीय यात्री आते तो थे भारत में, लेकिन उनका व्यू जो होता था वो यहाँ पर आने का सिर्फ ये होता था कि यहाँ की दर्शन के लिए आए, यहाँ के जो कल्चरल वैल्यूज है उसे समझने के लिए आए, यहाँ दरबार में क्या आकर्षण है उसे जानने के लिए। यानी वो यात्रा जो करते थे वो बेसिकली सांस्कृतिक स्वरूप या धार्मिक स्वरूप की होती थी। ये जब वास्को डी गामा वहां पर प्रॉफिट इतना इसने बताया कि मिला, तो इसके बाद यूरोपीय शक्तियों में एक बहुत ही जबरदस्त आकर्षण हुआ कि ये तो एक अद्भुत देश है जहां पर चल करके बहुत बड़े पैमाने पर मुनाफा कमाया जा सकता है। और इसी नाते इसी प्रेरणा से आगे बहुत सारे यूरोपीय शक्तियों ने भारत की ओर प्रस्थान किया। तो अगर हम बात करें कि वास्को डी गामा के बाद क्या हुआ, यानी कि पुर्तगालीज में जो पुर्तगीज हमारे यहाँ आए उनका और इतिहास क्या है, तो 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट जो उनके बाद जिनका नेतृत्व मिला पुर्तगालियों को उनका जिक्र करना आवश्यक है। सबसे पहले अगर मैं थोड़ा सा इतिहास की तरफ आपको लेके चलूं कि पुर्तगालियों ने भारत में अपनी जो कोठी बनाने का क्रम हुआ वो कैसे शुरू किया, तो मैं आपको बताऊं कि
सर्वप्रथम अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जो कि 1509 से 1515 के बीच में था, उसने 1503 ईस्वी में कोचीन में एक कोठी बनाई। और जाहिर सी बात है कि इस तरीके से पुर्तगालियों की जो पहली कोठी है वो कोचीन में स्थापित हो गई। इसके बाद 1505 में कुन्नूर में एक और दुर्ग की स्थापना हुई और इसी वर्ष जो है पहले वायसराय, पुर्तगाली वायसराय के रूप में भारत में पहला वायसराय भी भेजा गया। और वो पहला वायसराय कौन है? फ्रांसिस डी अल्मीडा। ये भारत में पहला वायसराय होता है जो यहाँ पर आता है। अल्मीडा आप जानते ही हैं कि पुर्तगाली गवर्नर है और ये पहला गवर्नर है, इस दृष्टि से सवाल भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बनता है। अगर हम इसकी पॉलिसी की बात करें तो इसे ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए जाना जाता है। इसने शांत जल की नीति अपनाई, जिसके तहत ये समुद्री क्षेत्र में शांति कायम करने के लिए प्रतिबद्ध था और इसने उसी दिशा में अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाया। अगर हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो 1509 ईस्वी में अपनी स्वदेश वापसी के समय इसने तुर्की, मिस्र और गुजरात की संयुक्त सेनाओं को पराजित करके एशिया में यूरोपीय ईसाई जगत की श्रेष्ठता को सिद्ध कर दिया था और दीव पर भी अधिकार कर लिया था। तो ये एक उपलब्धि है कि इसने अपनी शक्ति को प्रसार दिया। 1509 में जब ये वापस पुर्तगाल पहुंचता है तो जाहिर सी बात है कि उसके स्थान पर भारत में एक नए गवर्नर की नियुक्ति होती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसका नाम आप याद रखिएगा, यानी दूसरा जो गवर्नर आ रहा है वो यही है। और इसको आप पुर्तगाली शक्ति के वास्तविक संस्थापक के रूप में भी याद रखेंगे। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को प्रथम वायसराय के रूप में अल्मीडा को याद रखेंगे या प्रथम गवर्नर के रूप में अल्मीडा को याद रखेंगे, लेकिन द्वितीय जो गवर्नर आ रहा है अल्बुकर्क, वही पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक है और इस दृष्टि से ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। इसने 2-3 सोशल इंपॉर्टेंस के काम किए थे जिनका मैं शुरू में जिक्र करना आवश्यक समझता हूं। अभी तक पुर्तगालियों ने भारत के सामाजिक जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं किया था। आप जानते हैं 1498 में वास्को डी गामा आया है और ये 1509 में आया है। 8-10 वर्षों का एक कॉन्टैक्ट अब पुर्तगालियों का हमारे देश से बन गया था, लेकिन ये पहला व्यक्ति है जो आकर के सोशल इंटरेक्शन करता है और इसने भारत में सती प्रथा को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क के द्वारा ये प्रयास हुआ। इसके अलावा इसने पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। उसका कारण ये था कि ये ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने आप को यहाँ मल्टीपल कर सकें और साथ ही साथ भारतीय जनमानस की स्थायी निष्ठा प्राप्त कर सके। इसके लिए इन्होंने एक सोशल इंटरेक्शन किया और एक सोशल जो है कनेक्टिविटी का प्रयास किया। इसके बाद अगर हम बात करें कि इसके समय में और क्या चीज़ हुई, तो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मसला है, वो ये है कि इस समय चूंकि बीजापुर जो है वो उसका जो सुल्तान है वो काफ़ी ताकतवर था, यूसुफ आदिल शाह, तो उसके नियंत्रण में गोवा का क्षेत्र था जो कि पुर्तगाली अपने नियंत्रण में करना चाहते थे। और जाहिर सी बात है कि पुर्तगालियों के लिए ये एक बहुत अहम पोर्ट था और इसी ने यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना और इनका कब्जा, पुर्तगालियों का कब्जा गोवा पर हो गया। इसके बाद 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्व जो एशिया की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए इसने मलक्का और हरमुज पर अधिकार कर लिया। तो इस तरीके से इसके समय में गोवा, मलक्का और हरमुज, इन 3 बड़े इंपॉर्टेंट साइटों पर पुर्तगालियों का कब्जा हो गया और निश्चित रूप से ये व्यापार में बहुत बड़ी निर्णायक स्थिति थी उनकी। इसके अलावा फिर धीरे धीरे तीनों सामरिक स्थानों पर जब इनका नियंत्रण हो गया तो पुर्तगालियों ने फिर कई तटीय क्षेत्रों में, जैसे दमन है, दीव पहले ही उनको मिल चुका था, बम्बई है, और इसके अलावा मद्रास और हुगली इत्यादि क्षेत्रों में भी पुर्तगालियों ने अपनी कोठियां बनवा ली। इसके बाद अल्बुकर्क की बहुत जल्दी ही मृत्यु हो जाती है 1515 ईस्वी में और इसकी जो मज़ार है वो गोवा में है। आज भी जो पुर्तगीज़ आते हैं, स्पेशली जो यूरोपियंस आते हैं, वो उसकी मज़ार को विजिट करते हैं। आज भी ये मज़ार सुरक्षित है। और इसी के समय में, यानी कि अल्बुकर्क के समय में ही भारत में पहली चर्च बनी, कैथोलिक चर्च, और इसमें ही अल्बुकर्क को दफनाया गया है। तो इससे 3-4 एंगल के सवाल बनते हैं। एक तो ये
कि पहला यूरोपीय गवर्नर जो भारत में मरा, ऑब्वियस सी बात है कि अल्बुकर्क यानी पुर्तगाली गवर्नर। दूसरा ये कि पहला जो चर्च भारत में स्थापित हुआ किसके समय में हुआ, अल्बुकर्क के समय में हुआ, उसी की कब्र के ऊपर बनाया गया। तो इस तरीके से आप याद रख लेंगे। अगर क्षेत्र पूछता है तो गोवा याद रख लेंगे। इस तरीके से अल्बुकर्क की हिस्ट्री खत्म हो जाती है। इसके बाद एक अगला जो पुर्तगाली गवर्नर आता है उसका नाम नूना डी कुन्हा है, ये आता है। और इसके बारे में बाबरनामा में भी उल्लेख मिला है। इसका बाबरनामा में जो जिक्र है वो अनवर के नाम से है। इसके अलावा बाबर के दरबार में भी ये गया था, तो बाबर के दरबार में जाने वाला पहला पुर्तगाली भी नूना डी कुन्हा ही है। इसकी जो कालखंड है वो 1529 से 1538 के बीच में है। नूना डी कुन्हा 1530 ईस्वी में जब पुर्तगाल के कार्यालय में अपॉइंट होता है तो उसने सबसे पहला जो काम किया, उसने अपना मुख्यालय गोवा को शिफ्ट किया, क्योंकि अब उस क्षेत्र में ये अपना नियंत्रण स्थापित करना चाह रहा था। और निश्चित रूप से इसी क्रम में उसने इस राजधानी परिवर्तन का निर्णय लिया था। इसके बाद पुर्तगालियों का बेसिन और दीव पर कब्जा हुआ और एक झगड़ा हुआ गुजरात के शासक बहादुर शाह के साथ, जिसमें बहादुर शाह जो है वो समुद्र में डूबकर सुसाइड कर लेता है। और इस तरीके से कुन्हा ने जो है गुजरात के क्षेत्र तक अपना कब्जा जमा लिया। इसके बाद अगर हम इनके व्यापारिक नियंत्रण की बात करें तो आप पाएंगे कि 1498 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर अस्तादो द इंडिया, इस कंपनी का गठन हुआ और 1503 में कोचीन में पहली फैक्ट्री बन जाती है। उसके बाद 1505 में कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री बन जाती है। तो इस तरीके से पुर्तगीजों का काम शुरू हो जाता है। एक बड़े इंपॉर्टेंट जो है सिस्टम पर जिक्र करना आवश्यक है, मैं बता रहा हूं आपको, वो है कार्टेज सिस्टम। पुर्तगीजों का ये बड़ा इंपॉर्टेंट व्यवस्था है कार्टेज। जो ये कार्टेज व्यवस्था है, दरअसल एक तरीके की, ये कार्टेज का मतलब होता है परमिट, और कार्टेज, इसमें एक और टर्म है काफिला। कार्टेज और काफिला, काफिला जो होता था वो सैन्य दस्ता होता था, एक्चुअली सैन्य टुकड़ी था ये। तो इसके तहत पुर्तगीज जो थे, चूंकि वो अपने आप को समुद्र का स्वामी डिक्लेयर किए हुए थे, तो समुद्री व्यापार पर उनका पूरा नियंत्रण था। इवन कि मुगल बादशाह को भी उस समय अरब जगत से जो ट्रेड होता था उसको समुद्र के रास्ते से जब वो करते थे तो मुगल बादशाह को भी कार्टेज और काफिला मिलता था पुर्तगीजों के द्वारा। इसका ये मतलब हुआ कि पुर्तगीजों का समुद्री मार्ग पर पूरी तरीके से नियंत्रण था, बिना उनके परमिट के कोई भी व्यापार नहीं कर सकता था। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी। और आपको जब सवाल कभी हो कि कौन यूरोपीय शक्ति अपने आप को सागर का स्वामी, लॉर्ड ऑफ ओशियन डिक्लेयर करती थी, तो ऑब्वियसली पुर्तगीजों का नाम आपको याद रखना है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट सिस्टम थी जिसे पुर्तगीजों ने लॉन्च किया था, कार्टेज काफिला सिस्टम। इसे हम कार्टेज सिस्टम भी कहते हैं या काफिला सिस्टम भी कहते हैं, जिसको मैंने लिटरली क्या मीनिंग होती है आपको बता दिया। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि पुर्तगाली शक्तियों का आगे क्या भविष्य हुआ और कैसे वो खत्म हो गई, पुर्तगाली शक्तियों का पतन कैसे हुआ, तो दरअसल इसमें कई कारण हैं, लेकिन 2-3 कारणों का जिक्र आवश्यक है। पहला तो कारण ये है कि पुर्तगाली बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं थे और वो यहाँ पर कोई सिस्टम डेवलप नहीं कर पाए। तो पहली चीज़ तो ये थी कि वो अल्पसंख्यक थे और अल्पसंख्यक रहे, यहाँ तक कि जब गोवा भी खाली कराया गया पुर्तगालियों से तब भी वो अल्पसंख्यक ही रहे। इसके अलावा दूसरा कारण ये था कि पुर्तगाली जब भारत में थोड़ी सी पैर जमाए तो उन्होंने अपनी नीति जो है बदल दी। उन्होंने क्या किया कि व्यापार के बजाय भारतीयों के साथ इंटरेक्शन में उन्होंने, समाज सुधार की प्रक्रिया में उन्होंने कई ऐसे कदम उठाए जिससे भारतीयों की जो निष्ठा है वो उनसे हट गई, अलग हो गई और निश्चित रूप से फिर वो यहाँ पर पाँव नहीं जमा सके। इसके अलावा ये जो कार्टेज सिस्टम था, इससे भी उन्हें जो यहाँ की केंद्रीय सत्ता थी उससे सहयोग नहीं मिला। तो निश्चित रूप से पुर्तगीजों की जो पॉलिसी थी वही उनके पतन का आगे चलकर के कारण बनी। और तीसरा या अंतिम कारण अगर आप देखें तो नई जो यूरोपीय शक्तियां आ रही थी उनसे भी इन्हें चुनौती मिल रही थी।
तो स्वाभाविक था कि ऐसी स्थिति में साम्राज्य को बनाना या साम्राज्य को बचाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। पुर्तगीजों के साथ अगर पतन की प्रक्रिया देखें तो उनके बाद चूंकि आप देख रहे हैं कि डच आते हैं और डचों ने पुर्तगीजों से 1641 ईस्वी में मलक्का जीत लिया। 1641 में उन्होंने मलक्का जीता और इसके बाद 1559 में श्रीलंका यानी सीलोन क्षेत्र जीत लिया और उस पर भी डचों का कब्जा हो गया। तो इस लिहाज से दो बड़ी इंपॉर्टेंट साइट्स जो है वो डचों ने छीन ली पुर्तगीजों से और वो उनकी ट्रेड के लिए बहुत ज़्यादा लैंडमार्क था। इसके बाद धीरे धीरे उनका पतन हो गया। अब इसके बाद इनका जो कंट्रीब्यूशन है, चूंकि एक सवाल इससे भी आता है कि पुर्तगीजों का भारत में योगदान क्या है, और इतिहास के क्रम में किसी भी डायनेस्टी को पढ़े या कुछ ऐसे शासक को या कोई ऐसी व्यवस्था को, तो योगदान बहुत अहम होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट योगदान जिसका आगे चल करके यानी वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है वो है छापाखाना, प्रिंटिंग प्रेस। पुर्तगीजों का ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आपको बताऊं कि 1556 ईस्वी में पहला प्रिंटिंग प्रेस या छापाखाना भारत में पुर्तगीजों ने लगाया। आप समझ सकते हैं ये 1556 की जो तारीख है, इस समय मुगल सल्तनत अकबर के हाथ में है और वो भी चूंकि अर्ली फेज है, 1556 अकबर का समय है, लेकिन वो भी इस महत्व को उस समय समझ नहीं सके। और आप देखेंगे कि मुगल शासन ना तो छापाखाने को अपना सका और ना ही उसके विषय में उन्होंने कोई और रुचि दिखाई। तो पुर्तगीजों ने हमको छापाखाना दिया, जो कि बाद में हमारे आधुनिक भारत में उसका इतना बड़ा उपयोग हुआ कि जितने भी दस्तावेज और जो भी आज आप मुद्रा व्यवस्था, स्पेशली कागजी मुद्रा की व्यवस्था देख रहे हो, उसमें इसी प्रिंटिंग प्रेस का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसने दुनिया को एक नई व्यवस्था दी, खास तौर पे डॉक्यूमेंट को सुरक्षित करने और उनको लिखने पढ़ने के लिए। इसके बाद इनकी कुछ जो है फसलों का जिक्र है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 3-4 फसलें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो इन्होंने तंबाकू, आलू, अनानास, पपीता, मूंगफली, मक्का, चीनी, संतरे, आबनूस, इन बस जो फसलें थी इनकी खेती जो है वो भारत में प्रचलित कराई। इसके अलावा इनके साथ जो तंबाकू की स्थिति है जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था वो उस समय कर्नाटक में किया था। बाबा बुदान पहाड़ी थी कर्नाटक की, बाबा बुदान। ये कभी कभी सवाल आया भी हुआ है। यहाँ पर इन्होंने तंबाकू की खेती की शुरुआत कराई थी। आज वर्तमान में आप जानते हैं कि एक व्यावसायिक फसल के रूप में तंबाकू की खेती भारत के अलग अलग क्षेत्रों में की जाती है और ये भी पुर्तगालियों की ही देन है। इसके अलावा इस समय 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट ट्रेवलर्स आए थे। हालांकि जो वो आए हैं वो भारत के दूसरे किसी साम्राज्य में और किसी शासक के दरबार में आए हैं। जैसे एक नाम है बारबोसा, जिसका मैं जिक्र ऑलरेडी कर चुका हूँ। विजयनगर एम्पायर जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है इस दृष्टि से कि विजयनगर की हिस्ट्री को जानने के लिए। और ये जो है जब आया तो इसने विजयनगर की सोशल जो स्टेटस थी उसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा। विजयनगर के जो शहर है, जो उसकी भव्यता है, उसके बारे में लिखा। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसने सोशल लेवल पर ये दी कि विजयनगर जो है इसमें सती प्रथा चल रही थी, यानी सती प्रथा का प्रचलन था। इसके अलावा डोमिंगो पायस है, ये भी एक पुर्तगाली यात्री है, ये भी विजयनगर की यात्रा पे आता है, ठीक इसके बाद आता है और ये उस समय विजयनगर की स्थिति के बारे में लिखता है। इसके अलावा एक नूनीज नाम का पुर्तगाली यात्री है, स्पेशली ये घोड़े का व्यापारी होता है जो भारत में आता है। इसके भी विवरण हमारे यहाँ विजयनगर के इतिहास को पढ़ने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सीजर फ्रेडरिक है, ये भी एक पुर्तगीज यात्री ही है जिसका भी कंट्रीब्यूशन हिस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से पुर्तगालियों का इतिहास स्पेशली यूरोपियों के क्रम में अब खत्म होता है। अब आइए दूसरी शक्ति के बारे में जानें। दूसरी शक्ति जो कि डच है। डच का मतलब उस समय जो डच थे वो हॉलैंड और नीदरलैंड, इन दोनों के सम्मिलित रूप थे। यानी कि डच अगर आप कह रहे हैं तो ये जो लोग थे वो हॉलैंड और नीदरलैंड के निवासी थे और इस समय
अगर नीदरलैंड के बारे में एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊं तो ये है कि वो विश्व का पहला देश है जिसने ऐच्छिक मृत्यु को अलाउ किया अपने यहाँ। तो एक तरीके से आप समझिए सोशल प्रोग्रेस के रूप में उसे आप जान सकते हैं। इनका इतिहास कोई बहुत ज़्यादा व्यापक नहीं है। इन्होंने प्रायः उन्हीं क्षेत्रों को ओवरटेक किया जिस पर ऑलरेडी पुर्तगीजों का नियंत्रण था। जैसा मैंने आपको बताया कि उन्होंने पुर्तगीजों से मलक्का जीता, श्रीलंका जीता, ये कुछ ऐसी साइटें थीं जिसकी वजह से पुर्तगीजों की जो शक्ति है वो ख़त्म होने लगी और इन्होंने अपना लिया। इनके पास भी वही दुश्वारी थी जो पुर्तगीजों के पास थी। ना तो इनके पास बहुत ज़्यादा संख्या थी और ना ही बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में ये यहाँ पर काम कर रहे थे, और ना ही इनकी कोई बहुत ज़्यादा इस तरीके की महत्वाकांक्षा थी कि ये भारत में लंबे समय तक रुकें। तो ज़्यादातर इन्होंने व्यापारिक ही काम किए। इसमें एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे बनता है कि पुर्तगीजों के बाद जो डचों ने व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की हैं उनका क्रम क्या है, क्योंकि 5-6 कोठियाँ हैं तो एक क्रम उनको समझना आवश्यक है। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कि इनकी कंपनी का नाम क्या है। कंपनी का नाम बहुत टेढ़ा सा है लेकिन आप याद कर सकते हैं, वेरिंग ओस्ट इंडिसे कंपनी। ये कंपनी का नाम है। इसी नाम से जो है डचों ने अपनी कंपनी बनाई थी और इसका शॉर्ट नेम VIC है, यानी कि आप इसको शॉर्टली याद कर सकते हैं। VOC, VIC कई तरीके से याद किया जाता है इसको। तो इसके बाद हमने कहा कि इसका क्रम बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किस क्रम में पुर्तगीजों ने अपनी बनाई है। तो एक पूरा डेटा है इसमें। अब पहला बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इनका, जैसे कि इनके बारे में था, पहला आपको याद होगा कि कोचीन में बनाई थी। तो इन्होंने पहला जो है वो बनाया है पुलिकट में, और पुलिकट में जो इन्होंने बनाया वो 1610 ईस्वी में पहली फैक्ट्री बनाई, और इसके बाद क्रमशः 5-6 फैक्ट्रियां बनती गई। दूसरी अगर बात करें तो सूरत में बनाई ठीक 6 साल बाद 1616 में, तीसरी बिमलीपट्टनम में है 1641 में, चौथी करिकाल में है, ये 1645 में है, फिर चिंसुरा ये हमारे वेस्टर्न तट पे है कलकत्ता में, इसमें बनाई इन्होंने 1653 में, और फिर कोचीन में भी इन्होंने बनाया था 1663 ईस्वी में। तो ये एक पूरा क्रम है जिसे आपको अपने एग्जामिनेशन की दृष्टि से याद करना है और नोट्स बना करके इसको आपको रख लेना है। इसके अलावा पुर्तगीजों की अगर बात की जाए तो इन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम मनी में किया था, धन के क्षेत्र में किया था, मुद्रा व्यवस्था में किया था, और वो था कि पुर्तगीजों ने अपने सिक्के जारी किए थे और उन सिक्कों को पगोडा कहा जाता था। तो कई बार ये सवाल आता है कि पगोडा क्या था। तो जो पगोडा है दरअसल ये डचों के जो है ये स्वर्ण सिक्के हैं, जो गोल्ड कॉइन होते थे डचों के, उन्हें हम पगोडा कहते हैं। इसके अलावा इनके इतिहास में कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात नहीं है, जितनी बात है वो यही इतनी सी है। इसके बाद तीसरी बड़ी शक्ति जिसके बारे में काफ़ी डिटेल आपको समझना है, बल्कि पूरे आधुनिक भारत के इतिहास में इस शक्ति का ही पूरा कंट्रीब्यूशन है, वो है अंग्रेज। और इनके इतिहास को आइए देखते हैं कि कैसे इन्होंने अपना काम किया। इसको हम लिख सकते हैं कि अंग्रेज कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से आप इसे जानते हैं, शॉर्टली EIC। इनकी शुरुआत की बात अगर की जाए तो आप इसको 16th सेंचुरी के एकदम आखिर में और 17th सेंचुरी के अर्ली आप इसे डिक्लेयर कर सकते हैं, यानी कि एकदम इसको उत्तरार्ध कह लीजिए। और इसको पूर्वार्ध कह सकते हैं। इसी समय भारत में अंग्रेजी शक्ति का आगमन होता है। सबसे पहले एक जो इम्पोर्टेंट सवाल कई बार ये आया हुआ है एग्जामिनेशन में कि एक जहाज है जिसका नाम है हेक्टर, उसी जहाज से सबसे पहली बार अंग्रेजों ने भारत की यात्रा की थी। और स्पेशली मैंने कहा कि भारत का मतलब यहाँ पर हर बार आधुनिक भारत है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास मौर्योत्तर काल में
अंग्रेजों का विशेष तौर पे रोमन जो हमारा ट्रेड है उसकी वजह से यूरोप के साथ एक कनेक्टिविटी हमारी थी। लेकिन आधुनिक भारत में जो अंग्रेजों का आगमन होता है वो हेक्टर नामक जहाज से होता है, और जो व्यक्ति आया उसका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है जॉन मिंडेन हॉल। इतिहास में जब भी कोई घटना पहली बार होती है तो निश्चित रूप से वो याद रखी जाती है और उससे जुड़े हुए एक दो फैक्ट याद रखे जाते हैं। तो जॉन मिंडेन हॉल पहला अंग्रेज यात्री है जो आता है। इसके आने का जो समय है वो 1597 ईस्वी है, और मजे की बात है कि ये स्थल मार्ग से आता है। स्थल मार्ग के लिए आप जानते हैं कि इसे तुर्की वाया जो मिस्र है उस रास्ते से होते हुए, फिर सेंट्रल अफ्रीका से होते हुए, और फिर उसके बाद भारत में प्रवेश किया गुजरात तट पर। तो इस तरीके से इसका जो है जो रास्ता है वो बेसिकली स्थल मार्ग का होता है। और इसके बाद मिंडेन हॉल के बाद एक दूसरा नाम जिसके बारे में बहुत ज़्यादा आपको याद रखना पड़ेगा कि सफलता किसको मिली, तो वो है हॉकिंस के बारे में। हॉकिंस बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। हॉकिंस जब भारत में आया तो वो गुजरात पहुंचता है, और गुजरात में वो स्थानीय जो गुजरात के शासक होते हैं उनसे इंटरेक्शन करता है, और वो एक पत्र लिखकर अपने शासक जेम्स फर्स्ट का आया होता है जिस पर फ्रेंड लिखा होता है, और उसको ये हिदायत दी गई होती है कि वो अकबर से मिले। लेकिन जब वो यहाँ आता है तो दुर्भाग्य ये होता है कि अकबर की डेथ हो चुकी होती है 1605 ईस्वी में, और सत्ता पे उस वक्त जहांगीर होते हैं। तो स्वाभाविक था कि अब अकबर से तो मुलाकात होनी नहीं थी, तो इसकी मुलाकात जो है वो जहांगीर से होती है। और इसने यहाँ पर आकर के दो बड़े इंपॉर्टेंट काम किए। एक तो भारत की थोड़ी बहुत लोकल जानकारी इकट्ठा की, उसके अलावा इसने तुर्की और फारसी भाषा सीखी। आप जानते हैं कि जहांगीर बल्कि शाहजहां के समय तक जो मुगलों की भाषा थी वो तुर्की और पर्शियन थी। विशेष तौर पे शाहजहां तक तो आते आते पर्शियन हो गई थी, लेकिन हुमायूं तक तो तुर्की प्रॉपर थी, और बाबर की तो पूरी भाषा ही तुर्की है, और उसने अपनी जो आत्मकथा है उसको भी तुर्की में लिखा है। तो इसने इन दोनों भाषाओं का ज्ञान सिर्फ इसलिए प्राप्त किया कि ये इंटरेक्शन जो है मुगल बादशाह से वो इतना सहज रूप से कर सके कि जो ये उद्देश्य लेकर के आया है उसको पूरा कर सके। तो ये जब यहाँ पर आता है फ्रेंड, हाँ, पत्र की भी भाषा अगर आपसे पूछा जाए तो वो भी फारसी थी। तो कई बार ऐसा सवाल आता है कि जो पत्र था उसकी भाषा क्या थी। ये भी फारसी में लिखा हुआ था। तो स्वाभाविक है कि फारसी भाषा में होने के नाते एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और कनेक्टिविटी जो है और सहज हो जाएगी। और यही हुआ भी कि जब वो जहांगीर से मिलता है तो उनके साथ जो उसका पहला शिष्टाचार होता है उससे वो इतना प्रभावित होता है कि उसके बाद ही वो उसे 400 का मनसब प्रदान कर देता। अब ये जो 400 का मनसब है इसे आपको याद रखना है। जाहिर सी बात है हॉकिंस को बेहतर सफलता मिल रही है और निश्चित रूप से वो मुगल बादशाह के साथ एक अच्छा इंटरेक्शन कर रहे हैं। हालांकि अभी जो है इन्होंने कोई अपनी व्यापारिक कोठी वगैरह के बारे में छूट तो नहीं प्राप्त की है, बस व्यक्तिगत रूप से इसे ये सफलता मिली कि 400 का मनसब मिल गया। और ये जो मनसब अलॉट हुआ वो गुजरात ही क्षेत्र में अलॉट हुआ, यानी गुजरात में अलॉट होता है, और इसको एक टाइटल दी जाती है खान की, यानी इंग्लिश खान की टाइटल इसको मिलती है। तो एक व्यक्तिगत सफलता इसकी अच्छे स्तर पर मिल जाती है। इसके बाद जब इसने ये प्रपोजल दिया कि हमको एक कोठी खोलना है, एक व्यापारिक केंद्र खोलना है, तो उस समय गुजरात के जो 2-3 बड़े सरदार थे, स्पेशली जो मुगलों के वफादार थे, उनके विरोध के कारण इसे सफलता नहीं मिल पाती है। और अंततः 1613 ईस्वी में जो फैक्ट्री खुलती है वो सूरत में खुलती है। तो 1613 में सूरत में पहली
सूरत में फैक्ट्री स्थापित होती है और ये दूसरी फैक्ट्री होती है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा तो पहली फैक्ट्री कहाँ है? दरअसल वो 1611 में ही स्थापित हो गई थी और पहली फैक्ट्री जो है वो 1611 में मसूलीपट्टनम में स्थापित हुई थी। मसूलीपट्टनम। अब जाहिर है कि मसूलीपट्टनम में पहला कारखाना जब खुल गया और उसके बाद सूरत में दूसरा कारखाना खुल गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि अंग्रेजों के अब दो बहुत महत्वपूर्ण सेंटर भारत में स्थापित हो गए। अब इसके बाद अगर हम जिक्र करें कि मसूलीपट्टनम वाला जो साइट इन्होंने डेवलप किया, वो उसमें कंट्रीब्यूशन किसका है? तो दरअसल उसमें कंट्रीब्यूशन है थॉमस रो का। तो जॉन हॉकिंस को आप इसलिए याद रखेंगे कि पहला व्यक्ति है जिसने मुगलों से शिष्टाचार किया। मुगलों के साथ पहली कनेक्टिविटी अगर किसी अंग्रेज ने बनाई तो वो हॉकिंस ने बनाई। लेकिन पहली व्यापारिक कोठी स्थापित करने में जिस अंग्रेज को सफलता मिली दैट वाज थॉमस रो, और उसने 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करवाने में कामयाबी पाई। उसके बाद दूसरी फैक्ट्री 1613 में स्थापित हुई। और ये दोनों फैक्ट्री अगर बात करें किसके समय में हुई, तो ऑफ कोर्स इस समय अभी जहांगीर का शासन है और जहांगीर के ही समय में पहली और दूसरी फैक्ट्री जो है वो अंग्रेजों की स्थापित हो जाती है। इसके बाद 3-4 वर्षों के आगे क्रम में यानी 1616 तक आते आते अंग्रेजों ने अहमदाबाद, बुरहानपुर, आगरा और सूरत, इन चारों जगहों तक 4 फैक्ट्रियां स्थापित कर ली। एक तरीके से एक लंबा खासा उनका क्षेत्र हो गया व्यापारिक, और अब वो जो है एक अच्छा खासा जो है व्यापारिक एरिया ले करके व्यापार की दिशा में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अंग्रेजों ने जो पहला संघर्ष किया वो पुर्तगीजों से किया, और पुर्तगीजों से उनका जो संघर्ष हुआ वो 1620 में हुआ। अगर हम बात करें अंग्रेजों के संघर्ष की, तो पहले संघर्ष की बात करें पुर्तगीजों से संघर्ष। अंग्रेज पुर्तगाल संघर्ष, इसमें 1620 में शुरू होता है। 1622 में अंग्रेजों ने जो है वो पहली विजय प्राप्त करते हैं और पुर्तगालियों से हरमुज छीन लेते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम अंग्रेजों द्वारा हुआ और एक बहुत ही महत्वपूर्ण साइट पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। इसके अलावा अगला जो संघर्ष होता है उसमें ये होता है कि 1629 से लेकर के और 1638 के बीच में अंग्रेजों ने कई जो है डचों और कई क्षेत्रों को, पुर्तगीजों के क्षेत्रों को जीतने में सफलता प्राप्त की। 1632 में एक इंपॉर्टेंट घटना होती है जिसमें गोलकुंडा के जो सुल्तान होते हैं वो अंग्रेजों के नाम एक सुनहला फरमान जारी करते हैं। तो 1632 की घटना आपको फिर रिकॉल होगी। गोलकुंडा सुल्तान का फरमान, इसे सुनहला फरमान कहते हैं। ये अंग्रेजों के फेवर में था और इसके अंतर्गत अंग्रेजों को 500 पगोडे के बदले में गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों पर पूरे छूट के साथ व्यापार की अनुमति प्रदान कर दी गई। यानी पूरे तरीके से गोलकुंडा के अंतर्गत जितने भी बंदरगाह थे उनको अब अंग्रेज 500 पगोडे के बदले, 500 स्वर्ण मुद्राओं के बदले स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल कर सकेंगे। ये एक फरमान मिला। इसके बाद अगर बात करें अगली चीज, तो पहली अब जाहिर सी बात है कि कोठी कहाँ स्थापित होगी, और कोठी तो हो चुकी है, फैक्ट्री तो हो चुकी है। अब वो एक जिसको कहते हैं कि रेजिडेंस के साथ जो उनका सेटलमेंट होगा वो कहाँ होगा। तो हुआ ये कि 1639 ईस्वी में 1639 में एक अंग्रेज होते हैं फ्रांसिस डे, इनको याद रखेंगे आप। अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को लीज पर लिया, पट्टे पर लिया, और वहीं पर एक फोर्टिफाइड कोठी बनाई, किलाबंद बस्ती बनाई, और इसका नाम रखा सेंट फोर्ट जॉर्ज।
और ये बना सेंट फोर्ट जॉर्ज। मद्रास नगर की स्थापना का पूरा, और यही आगे चल करके कोरोमंडल तट का जो है वो मुख्यालय बना दिया गया। कोरोमंडल आप जानते हैं, पूर्वी घाट पर जो है प्रायद्वीपीय भारत का तट है, उसे कोरोमंडल कहते हैं। कोरोमंडल तट का मुख्यालय किसे बना दिया गया? सेंट फोर्ट जॉर्ज को। तो ये इसके बाद एक और चीज हुई 1642 में। 1642 में ये होता है कि एक बड़ा ऐतिहासिक काम होता है। जो उस समय के पुर्तगाली शासक होते हैं जॉन फोर्थ, पुर्तगाली शासक जॉन फोर्थ जो हैं, ब्रिटेन के सम्राट होते हैं, उनका नाम है चार्ल्स फर्स्ट, के साथ एक वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं। और इसमें यह होता है कि इसमें पुर्तगीज जो शासक हैं जॉन चतुर्थ, ये एक संधि के द्वारा सूरत और गोवा, इन दोनों क्षेत्रों को, सूरत और गोवा, इन दोनों क्षेत्रों को इस बात के लिए सहमत हो जाते हैं कि दोनों लोग स्वतंत्र व्यापार करेंगे। यानी कि ये दोनों शासकों के बीच, ये पुर्तगाली शासक है और ये ब्रिटेन का शासक है, इन दोनों के बीच संधि होती है। और वो संधि ये होती है कि सूरत और गोवा में संयुक्त व्यापार की सहमति हो जाती है। अब यहां पर एक बात मैं फिर रिकॉल करा दूं कि अभी इन लोगों का सूरत के पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण नहीं हुआ है और गोवा जो है वो अभी भी पुर्तगीजों के अधीन है। इसका ये मतलब हुआ कि सूरत में और गोवा में जो ये संधि स्थापित हुई है पुर्तगीजों और अंग्रेजों के बीच में, उससे अंग्रेजों को मात्र इतना फायदा होगा कि इन दोनों जो बंदरगाहों का इस्तेमाल है वो अपने व्यापार के लिए कर सकेंगे। इस दृष्टि से आप याद रखेंगे। तो इस संधि के द्वारा अब एक और क्षेत्र जो है वो व्यापार की दृष्टि से उन्हें प्राप्त हो गया। अब इसके बाद मैंने कहा एक बड़ी ऐतिहासिक घटना है, वो ये है जिसको हम गोवा की प्राप्ति कह सकते हैं। गोवा कैसे मिला अंग्रेजों को, तो गोवा की प्राप्ति के बारे में मैं बता रहा हूं कि कैसे हुआ। ये बड़ा रोचक मामला है। दरअसल 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी हैं कैथरीन ब्रेगेंजा, इनकी जो शादी होती है वो ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से होती है। और जाहिर है कि ये राजघरानों का संबंध है, तो इसमें किसी न किसी तरीके का ऐसा बड़ा उपहार लेन देन किया जाना स्वाभाविक है। तो यही हुआ भी कि पुर्तगालियों ने गोवा को चार्ल्स द्वितीय को विवाह में उपहार स्वरूप गिफ्ट कर दिया। यानी कि ये वैवाहिक संबंध का परिणाम हुआ कि चार्ल्स द्वितीय को गोवा मिल गया। इसके बाद इन्होंने क्या किया, 1668 में 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने बंबई को, जिसमें गोवा भी शामिल है, इसको 10 पाउंड वार्षिक के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। यानी कि 10 पाउंड वार्षिक EIC को मिल गया। देखिए कैसे क्रम शुरू होता है। वैवाहिक संबंध स्थापित होते हैं पुर्तगाली राजकुमारी और चार्ल्स द्वितीय ब्रिटेन के राजकुमार के बीच में।
पुर्तगाल के द्वारा ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को बम्बई तोहफे में दिया जाता है और वो इसको 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच देते हैं। इसका मतलब है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ये अब प्राप्त हो गया है। तो इस तरीके से अब देखें, अगर आप एक नज़र डालें तो जो पश्चिमी तट के क्षेत्र हैं उस पर ज़्यादातर क्षेत्रों में अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया है, क्योंकि मसूलीपट्टनम से शुरू होते हुए वो बीजापुर के अंतर्गत जितने भी बंदरगाह होते हैं, गोलकुंडा के अंदर जितने भी बंदरगाह होते हैं, इन क्षेत्रों पर कब्जा करते हुए सूरत से सहमति बनाते हुए और बंबई को प्राप्त कर लेते हैं। तो एक अच्छी खासी अब उनके पास क्षेत्र हो गई, खास तौर पे पश्चिमी घाट पर। तो इस तरीके से अब ये हो गई। अब इसके बाद बंबई शहर की स्थापना कैसे होती है ये जरा सा समझ लेंगे आप, यहीं पर लगे हाथ तो एक अच्छी चीज रहेगी। बंबई शहर की स्थापना, उस समय बंबई हुआ करता था, आज तो ये मुंबई है। ये जो बंबई शहर की स्थापना होती है, दरअसल होता यह है कि गेराल्ड ओंगियार एक कैरेक्टर है। ये जब सूरत का प्रेसिडेंट बनता है तो उसी के साथ इसको बंबई का भी गवर्नर का चार्ज दे दिया जाता है और इसे ही बंबई के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। तो मैं एक बार इसका नाम लिख दे रहा हूं, ओंगियार। अब होता क्या है, जो क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्ल्स द्वितीय द्वारा मिला हुआ था उसे ही ओंगियार ने फोर्टिफाइड कराया, किलाबंद कराया, और जाहिर सी बात है कि यहाँ पर पुलिस और सैन्य दल का गठन किया। इस तरीके से ये पूरा बस्ती बन गई और यहीं पर ओंगियार ने तांबे और चांदी के सिक्के ढालने के लिए टकसाल भी बनवाई और इन्हीं के नेतृत्व में बंबई सभी व्यापारियों तथा उत्पादकों का प्रमुख आश्रय स्थल भी बन गया। तो एक तरीके से बंबई को सेटल करना और उसे एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल साइट के रूप में डेवलप करना और एक फोर्टिफाइड बस्ती के रूप में स्टेब्लिश करना, ये काम चार्ल्स ओंगियार का है और इनका कंट्रीब्यूशन इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर इधर कुछ और एक दो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है 1609 का चार्टर या कंपनी का विशेषाधिकार। इसे भी आपको बस जान लेना है। दरअसल 1609 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट जेम्स फर्स्ट ने एक व्यापारिक चार्टर रिलीज किया और इसके द्वारा कंपनी को 1615 से 1624 ईस्वी में एक नवीन चार्टर दिया गया, जिससे कंपनी की स्थिति को बहुत अधिक मजबूती मिली। हुआ ये कि आगे चल करके जब 1688 में ब्रिटेन में क्रांति होगी और उसमें सत्ता परिवर्तन होगा, उसमें डेमोक्रेसी आएगी, तो हुआ ये कि फिर उसके बाद जो भी गवर्निंग बॉडी होती है वो क्राउन हो जाता है और उसकी नीतियों के हिसाब से जो ब्रिटेन के बाकी उपनिवेश थे दुनिया में वो गवर्न होते हैं। तो उसी क्रम में यहाँ पर भी काम हो रहा होता है। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब होता है और किन परिस्थितियों में होता है, तो जाहिर है कि दो दरअसल अलग अलग कंपनियां थीं। एक का नाम था जनरल सोसाइटी और दूसरी का नाम था इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट। इन दोनों कंपनियों को 1708 में मर्ज कर दिया गया और इसके स्थान पर द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज एक कंपनी बनी, यानी एक इतना बड़ा नाम बना और ये 1708 ईस्वी में काम होता है। तो इस तरीके से एक पुरानी कंपनी, दो बल्कि पुरानी कंपनियों को एक नए फॉर्म में लाया गया, जिसको दक्षिण पूर्वी एशिया के बाजार के लिए रवाना किया गया था। तो इसके बाद अब अंग्रेजों की चूंकि अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ व्यापारिक कोठियां बन रही हैं, स्थानीय शासकों से वो छूट प्राप्त कर रहे हैं, व्यापार की रियायतें प्राप्त कर रहे हैं, अभी उन्होंने कोई क्षेत्र जीतने के लिए काम नहीं किया है। लेकिन जो पहला प्रयास है उसे हम इतिहास में अंग्रेजों की बंगाल में शक्ति स्थापना, यानी कि बंगाल में कैसे यहाँ पर बंगाल में अंग्रेजी शक्ति की स्थापना कैसे होती है, ये जानना आपके लिए आवश्यक है। और ये इतिहास में बड़ा इंपॉर्टेंट
रोल प्ले करने वाला है, इसलिए इसको आपको याद रखना है। दरअसल सबसे पहली बात अगर की जाए तो बंगाल की अगर उस समय की स्थिति देखेंगे आप, तो मुगलों के अधीन अगर आप टॉप 5 ऐसे प्रोविंस लें जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू दे रहे थे, सबसे ज़्यादा समृद्ध थे, तो ऑफ कोर्स बंगाल उस समय सबसे ज़्यादा रिचेस्ट था और वहाँ से भारतीय मलमल, चावल और रेशमी कपड़े, इन सब चीज़ों का एक्सपोर्ट होता था और बंगाल एक बहुत बड़ा समृद्ध नगर भी था। तो हुआ ये कि पहली बार बंगाल के एक नवाब है शाह सूजा, उनके साथ एक बड़ा ही ज़बरदस्त मामला हुआ। वो ये था कि 1651 में एक अंग्रेज चिकित्सक है जिसका नाम है गैब्रियल वफंटन, इसने बंगाल के जो शाह सूजा है उनके हरम की एक महिला का उसका इलाज किया। उसको ऐसा माना जाता है कि कुछ गंभीर बीमारी थी जिसको वफंटन ने ठीक कर दिया। अब स्वाभाविक है कि अगर इलाज सफलतापूर्वक हो गया है तो राजा प्रसन्न होगा, और वही हुआ भी। और जब ये सफलतापूर्वक इलाज संपन्न हुआ तो शाह सूजा ने एक निशान जारी किया, उसे कहते हैं, फिर से एक बार आप उसे कह सकते हैं एक तरीके का चार्टर है, इसमें बहुत सारे राइट्स दिए जा रहे हैं। तो ये जो निशान जारी किया उसमें उसने कहा कि 3000 रुपया वार्षिक कर के बदले कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा तीनों प्रांतों में संयुक्त रूप से तीनों प्रांतों में व्यापार करने की छूट मिल गई। तो आप सोचिए जरा सा कि 3000 रुपये एक टोकन मनी के बदले में 3 बड़े क्षेत्रों में कंपनी को व्यापार की पूरी छूट दे दी गई। अब जाहिर सी बात है कि अब इसमें एक डिफरेंस आएगा। उस डिफरेंस को अगर आप थोड़ा सा इकोनॉमिक्स को समझना चाहते हैं तो लगे हाथ यहीं समझ लीजिए। डिफरेंस दरअसल ये है कि अगर किसी भी जगह पे एक साथ एक ही वस्तु 2 अलग अलग दामों में बिकेगी तो स्वाभाविक है कि जो उपभोक्ता होगा वो अगर गुणवत्ता दोनों की समान है तो जिसका दाम कम होगा उस वस्तु को खरीदेगा। चूंकि अंग्रेज 3000 वार्षिक टोकन शाह सूजा यानी बंगाल के नवाब को दे चुके हैं, जिनके अंडर में उड़ीसा और बिहार भी था, तो स्वाभाविक है कि अब वो अपनी वस्तु का दाम जितना भी रखना चाहे रख सकते थे। और चूंकि जो भारतीय व्यापारी थे उनके ऊपर तमाम तरीके के टैक्स लगे हुए होते थे, तो उनका रेट स्वाभाविक है कि जो अंग्रेजों के रेट है उससे अधिक था। अब यहीं से भारतीय व्यापार के पतन का मार्ग प्रशस्त हो जाता है, उसे कत्ल करने का, उसे मिटाने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। और जो धीरे धीरे स्थिति ऐसी होती है कि भारतीय व्यापारी जो है वो पतन की दशा को प्राप्त कर जाते हैं और अंग्रेज व्यापारी उस बिजनेस को ओवरटेक कर लेते हैं। तो इसके बाद, इस निशान के बाद जो चीज़ आगे बढ़ती है वो ये होती है कि 1690 ईस्वी में जॉब चार्नक ने सूतनाती, ये बंगाल में ही एक जगह पड़ती है, वहाँ पर एक कोठी की स्थापना की। दरअसल बर्धमान जिले के जमींदार थे, शोभा सिंह उनका नाम है। उन्होंने विद्रोह किया और इसी डर से अंग्रेजों ने पहली बार 1696 ईस्वी में जो सूतनाती है उसे किलेबंद करा लिया, इसे जो है उन्होंने फोर्टिफाइड करा लिया। और इस समय जो यहाँ का सूबेदार है अजीमुशान, उसने अंग्रेजों को 3 गांव, और ये बड़े इंपॉर्टेंट नाम है, 3 गांव कौन कौन से हैं? कलकत्ता, सूतनाती और गोविंदपुर। गोविंदपुर, इनकी जो है जमींदारी अंग्रेजों को दे दी। अब सोचिए कि एक तो ऑलरेडी सूतनाती में वो फोर्टिफिकेशन करा चुके थे, 2 और साइड के ही क्षेत्र उनको मिल गए, यानी कि एक बड़ा भू क्षेत्र जो है बंगाल में उनको मिल गया। अब इन्हीं तीनों को जो उन्हें प्राप्त हुआ, इसके बदले में उन्हें बहुत मामूली राशि 1200 रुपये देने पड़े, मात्र 1200 रुपये। इन्हीं के बदले इन 3 गांवों की जमींदारी उनको मिल गई थी। अब जाहिर सी बात है, इतना बड़ा भूक्षेत्र जब उनको हाथ लग गया तो इन्हीं पर संयुक्त रूप से कलकत्ता नगर की स्थापना हो गई।
अब सवाल यहाँ पर क्या क्या आएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। पहला तो ये है कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट सवाल कि कलकत्ता नगर का संस्थापक कौन है, जाप चारनर, पहले आप याद रखेंगे। कलकत्ता यानी वर्तमान कलकत्ता जो है वो किन 3 गांवों के जो है सम्मिलित रूप में बना, तो आप वो 3 गांव कलकत्ता, सुतनाती और गोविंदपुर को याद रख लेंगे। अगर बहुत डिटेल फैक्ट अंदर जाएगा तो जाहिर सी बात है कि बंगाल में अंग्रेजों को किस बंगाल के बादशाह या नवाब ने व्यापार में छूट प्रदान की, तो आप शाह सूजा को याद रखेंगे, उनके निशान को याद रखेंगे। तो इस तरीके से बंगाल में कुछ फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। अब इसके बाद इसी जो सुतनाती की जो किलेबंद बस्ती थी, अभी मैंने आपको बताया पहली फोर्टिफिकेशन जो उन्होंने बंगाल में किया, उसी का नाम उन लोगों ने सेंट फोर्ट विलियम रखा। और जाहिर सी बात है कि चार्ल्स आयर इसके पहले प्रेसिडेंट बनाए गए। तो इस तरीके से इसमें याद आपको ये रखना है कि जो सेंट फोर्ट विलियम है वो सुतनाती यानी कि वर्तमान समय में कलकत्ता में है। और जाहिर सी बात है कि जब ये बना तो पहला यहाँ का जो प्रेसिडेंट है वो चार्ल्स आयर है। इस तरीके से इसका आपको याद रखना है। इसके बाद अब एक क्रम फिर से इन लोगों का भी देखना आवश्यक है कि कैसे बाकी चीज़ें इन लोगों ने की और अभी जो है अब तक कितनी फैक्ट्रियां जो है वो अंग्रेजों ने बना ली। तो इस क्रम में एक और बात यहीं पर जिक्र करना आवश्यक है, वो ये है कि एक मुगल बादशाह हैं जिनका नाम फर्रुखशियर है। फर्रुखशियर को भी एक बहुत ही खतरनाक फोड़ा होता है और उस फोड़े के ट्रीटमेंट के लिए जॉन सरमन, तो जो मैं फर्रुखशियर की बात कर रहा हूँ, दरअसल उनको एक बहुत ही गंभीर फोड़े की समस्या थी। और एक मुख्य जो बात इसमें है वो ये है कि एक अंग्रेज चिकित्सक है जिसका नाम है मिस्टर हैमिल्टन, और इनके साथ में एक द्विभाषी है यानी कि ट्रांसलेटर है, उसका नाम है ख्वाजा सेहूदी। ये दोनों जो है जॉन सरमन के साथ में, जॉन सरमन इसलिए आपको याद रखना है क्योंकि 1715 ईस्वी में इन्हीं के साथ में जॉन सरमन होते हैं, हैमिल्टन होता है और एक जो द्विभाषी है बाय ट्रांसलेटर है ख्वाजा सेहूदी। इन तीनों लोगों ने जो मुगल बादशाह है फर्रुखशियर, उनकी सेवा में ये तीनों गए, तो इसीलिए इसे सरमन मिशन भी कहा जाता है। 1715 ईस्वी में ये हुआ है। तो इसमें हैमिल्टन ने जो है बड़े सफलतापूर्वक इनके फोड़े का ट्रीटमेंट कर दिया और जाहिर सी बात है कि इसको अपार कष्ट हो रहा था, इससे इसको मुक्ति मिल गई। तो जाहिर बात है कि अब 1717 ईस्वी का ऐतिहासिक सुनहला फरमान मुगल बादशाह द्वारा आ गया, फर्रुखशियर का फरमान। सत्रह सौ 17 ईस्वी में उन्होंने जब फरमान जारी किया, ये बहुत बड़ा अधिकार पत्र था। इसमें अंग्रेजों को 3000 रुपये वार्षिक के बदले मुफ्त व्यापार करने की स्वतंत्रता मिल गई तथा कंपनी अब अपने सिक्कों को संपूर्ण मुगल क्षेत्र में चला सकती थी एवं 10,000 रुपये वार्षिक देने पर कंपनी को सूरत में अन्य कोई कर नहीं देना था। अभी मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि जैसे जैसे कंपनी व्यापारिक छूट प्राप्त करती जाएगी तैसे तैसे स्थिति ये होगी कि एक ठोस टोकन मनी के बदले उनको संपूर्ण जो है ट्रेड ऑटोनॉमी मिल जाएगी और इसका वो अभी बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल करेंगे और भारतीय ट्रेड को पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। भारतीय निवेशक, उत्पादक और व्यापारी पूरी तरीके से हाशिए पर चले जाएंगे और वो इसकी शुरुआत गुजरात यानी सूरत से हो जाती है। अब यहाँ तक के क्रम में अब अगर आप देखें कि अंग्रेजों की फैक्ट्रियाँ जो स्थापित हुई उनका कम क्या है, जैसा कि मैंने अभी आपको पुर्तगीजों और डचों के बारे में बताया, तो अंग्रेजों को भी एक सीरीज में देख लेना अच्छा होगा। अगर इनके क्रम की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया, पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1611, दूसरी फैक्ट्री सूरत में 1613, तीसरी आरमा गांव 1626, चौथी हरिहरपुर 1633, इसी वर्ष में बालासोर में भी, उसके बाद मद्रास जिसमें सेंट फोर्ट जॉर्ज बना था 1639, फिर उसके बाद हुगली है 1651, सुतनाती 1690 में और फोर्ट सेंट विलियम 1696 में। ये इनके यहाँ व्यापारिक कोठियों की या अंग्रेज फैक्ट्रियों की स्थापना का क्रम है। इसके बाद बाकी इतिहास जो
अंग्रेजों का है वो अब ब्रिटेन के साथ फ्रेंचिज के साथ संघर्ष का है, और उसके बाद उनके सत्ता निर्माण, फिर उपनिवेशिक गतिविधियों का, फिर उसके बाद यहाँ पर उनके जो और भी साम्राज्यवाद की प्रक्रिया है, फिर आगे चल करके उन सब चीज़ों का है। तो पूरा भारत, आधुनिक भारत का इतिहास ही अंग्रेज़ों का इतिहास हो जाएगा। तब तक हो जाएगा जब तक भारत में 1885 में कांग्रेस की स्थापना नहीं हो जाएगी और कांग्रेस की लीडरशिप में हमारे यहाँ नेशनल मूवमेंट शुरू नहीं हो जाएगा। बीच में हमारे यहाँ जो एक्सट्रीमिस्ट है उनका कंट्रीब्यूशन, फिर जो हमारे यहाँ रिवोल्यूशनरीज है, क्रांतिकारी हैं, उनका कंट्रीब्यूशन होते हुए फिर हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होते हैं ब्रिटेन से। तो ये उसके आगे का क्रम है। अब इसके बाद जो अंग्रेज़ों के बाद जिस शक्ति का जिक्र है स्थापना के क्रम में, यूरोपीय शक्तियों के आगमन के क्रम में, वो है डेनिश। डेनिश की दरअसल ये डेनमार्क की कंपनी है और इसने पहली फैक्ट्री 1620 में तंजौर में स्थापित की थी। तो डेनिश के बारे में बहुत ज़्यादा फैक्ट नहीं है। इन्होंने एक 1626 ईस्वी में सीरमपुर में भी एक फैक्ट्री बनाई थी। 25 वर्षों का इनका बहुत छोटा टाइम पीरियड है और इन्होंने बेसिकली छोटे बड़े थोड़े से क्षेत्रों में व्यापार किया। और ये जब आप देख रहे हैं इनके जो ट्रेड का समय है 1616 है, और अब अंग्रेज जो है वो एक जेंट की तरह बढ़ रहे थे, एक दैत्य की तरह बढ़ रहे थे, और वो उनकी जो कूटनीतिक चालें थी और प्रतिद्वंदिता थी उसमें डेनिश टिकने की स्थिति में नहीं थी। इसीलिए वो एक समय के बाद जो कुछ बचा व्यापार था वो अंग्रेजों को बेच करके ही भारत से रुखसत हो गए। तो डेनिश का कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है। सिर्फ आपको इस दृष्टि से याद रखना है कि पुर्तगालियों के बाद डच है और फिर अंग्रेज के बाद डेनिश है, यानी कि पुर्तगालियों के बाद जिस शक्ति की बात करेंगे तो उसके बीच में डच आएंगे, फिर अंग्रेज आएंगे महत्वपूर्ण शक्ति, और अंग्रेज के बाद जिस महत्वपूर्ण शक्ति की बात होगी फ्रांसीसी, उसके बीच में डेनिश आएंगे। तो डच और डेनिश कमजोर शक्तियां हैं, पुर्तगीज, अंग्रेज और फ्रांसीसी ये यूरोपीय शक्तियों में एक मजबूत शक्तियों के रूप में आपको याद रखना है। अब बात करेंगे फ्रांसीसी शक्ति या फ्रांसीसी कंपनी की क्या स्थिति है। दरअसल फ्रांसीसी कंपनी जो है इसकी हालत ये होती है कि इसका नाम है कंपनीज द इंडस ओरिएंटल। इस कंपनी के नाम से ये फ्रांसीसी कंपनी जो है वो सेटल होती है। 1664 ईस्वी में लुई 14वें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें आपको याद रखना, लुई 14 ऐसे याद रखेंगे। लुई 14वें के मंत्री हैं जिनका नाम है कोलबर्ट। इन्हीं के प्रयासों से फ्रांसीसी कंपनी स्थापित होती है। तो कई बार ये क्वेश्चन आपको आया हुआ है कि किसके समय में स्थापित हुई, लुई 14वें, लुई 14th। कौन ज्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन दिया, तो कोलबर्ट को आपको याद रखना है। इन्हीं के प्रयासों से फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना होती है। फ्रांसीसी जो है वो पहली फैक्ट्री सूरत में लगाते हैं 1668 ईस्वी में। पहली फैक्ट्री सूरत में 1668, ये आपको याद रखना है। इसके बाद जब ये सूरत में 1668 में फैक्ट्री लगा लेते हैं तो उसके बाद इन्होंने दूसरी फैक्ट्री 1669 में मसूलीपट्टनम में, दूसरी मसूलीपट्टनम 1669 मसूलीपट्टनम में लगा देते हैं। इसके बाद फिर उसके बाद मद्रास के निकट सांथोमी पर भी, सेंट थोमे जिसको आप याद करेंगे, 1672 में वहाँ पर भी इनका कब्जा हो जाता है। और यहाँ पर चूंकि डचों का कब्जा होता है, उनका कायदे से प्रतिरोध भी उन लोगों ने द्वारा किया गया। और जब डचों को वापस ये क्षेत्र फ्रांसीसियों से प्राप्त हुआ, जब डचों ने उनको काउंटर किया, तो डर के नाते डचों ने इसको गोलकुंडा सुल्तान को वापस दे दिया। इसके बाद 1673 ईस्वी में मसूलीपट्टनम के जो डायरेक्टर थे, फ्रांसीसी डायरेक्टर थे, उनका नाम फ्रांसिस मार्टिन था। उन्होंने वलीकोनपुरम के सूबेदार शेर खान लोदी से फैक्ट्री की स्थापना के लिए कुछ भूमि प्राप्त की और यहीं पर मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना की। पांडिचेरी नगर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐतिहासिक दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1674 में
ऐसा एक टिप्पणी है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 1674 में मार्टिन ने हथियारों की टकराव एवं पतोन्मुख साम्राज्यों की छीना झपटी के बीच एक महत्वपूर्ण नगर के रूप में पांडिचेरी का स्थापना की या विकास किया। इसके बाद 1674 में बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां ने फ्रांसीसियों को भूमि प्रदान की, जिस पर फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर की बस्ती स्थापित की। चंद्रनगर आप याद रखेंगे। इसके अलावा 1693 में फ्रांसीसियों का यूरोप के साथ युद्ध शुरू हो गया। जाहिर सी बात है कि यूरोप में उन दिनों फ्रांसीसी और अंग्रेज संघर्ष पूरे चरम पर था, और इसी कारण से जब वहाँ युद्ध शुरू हो गया तो डचों ने बड़े साधारण प्रयत्न से वापस पांडिचेरी जो है वो फ्रांसीसियों से छीन लिया। किंतु 1697 में रिजविक की संधि होती है, जिसमें फ्रांसीसियों को वापस पांडिचेरी प्राप्त हो जाता है। इसके बाद मार्टिन ने दोबारा से यहाँ पर काम किया और वापस जो फ्रांसीसियों की समृद्धि है वो पांडिचेरी में बहाल हो जाती है। और 1701 ईस्वी में पांडिचेरी को फ्रांसीसियों ने मुख्यालय बनाया। 1701 में जो मुख्यालय बनता है वो पांडिचेरी बनता है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर आप बात करें कि कैसा क्या और आगे का मामला रहा, तो सभी जो फ्रांसीसी छोटी मोटी बस्तियां थीं उनके एक साथ जब वापस इमरजेंस हुआ फ्रांसीसियों का, उस जो फ्रांसीसी और अंग्रेज युद्ध में वहाँ पर जो उनकी शांति स्थापित हुई, उसके बाद जब उन्होंने भारत की तरफ वापस ध्यान देना शुरू किया, तो उसके बाद इसी क्षेत्र में एक पांडिचेरी फोर्ट बना, जिसे हम फोर्ट सेंट लुई या सेंट लुई के नाम से जानते हैं। फोर्ट लुई उसी लुई के नाम पर रखा जो लुई 14वें का जिक्र यहाँ पर आपको मिला है। तो पांडिचेरी में जो है फोर्ट लुई की स्थापना जो है वो फ्रांसीसियों द्वारा की गई। अब इसके बाद अगर आप बात करें कि कौन ऐसा फ्रांसीसी गवर्नर है जिसने फ्रांसीसियों की शक्ति को ड्राइव किया, तो पहला नाम डुप्ले का आता है। जाहिर सी बात है, डुप्ले एक बहुत ही कामयाब गवर्नर भी था और उसने जो है भारतीय शक्तियों के साथ अच्छे संबंध स्थापित किए, और जाहिर है कि इसमें उसको ऐसी भी कुछ सफलताएं मिली कि यहाँ पर उसके पांव यानी कि फ्रांसीसियों के पांव जमने में उसकी काफ़ी सहायता मिली। यहाँ पर अगर हम बात करें कि जब ये सब स्थितियाँ चल रही हैं डचों के साथ, डेनिस के साथ और फिर डचों के साथ, ये जो छोटी छोटी शक्तियाँ इनसे अंग्रेजों के और फ्रांसीसियों के कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, तो अब एक नई परिस्थिति बन रही है जिसमें अंग्रेज और फ्रांसीसी कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है। अंग्रेज और फ्रांसीसी कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये होगा कि अब इस स्थिति में दोनों शक्तियां आमने सामने होंगी, और जाहिर है कि अब इन दोनों शक्तियों में से कोई एक शक्ति होगी जो भारत पर सत्ता स्थापित करेगी, भारत पर नियंत्रण स्थापित करेगी। और इसकी स्थिति ऐसी है कि जो भारत पर सत्ता स्थापित करने के क्रम में पहली बार जो आजमाइश शुरू होती है फ्रांसीसियों के बीच और अंग्रेजों के बीच, तो उसे हम कर्नाटक युद्धों के रूप में जानते हैं, यानी कि अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष। इसको हम कहेंगे कर्नाटक युद्ध। चूंकि ये कर्नाटक के तट पर लड़े जा रहे थे, इसी कारण से इसको हम कर्नाटक युद्ध के रूप में जानते हैं। और जो पहला कर्नाटक युद्ध है 46 से 48 के बीच, प्रथम कर्नाटक युद्ध, छियालीस से 48 के बीच, ये पहला युद्ध है जहां पर अंग्रेजों को हालांकि निर्णायक सफलता तो नहीं मिलती है, लेकिन निश्चित रूप से उन्होंने फ्रांसीसी शक्ति को यहाँ से हटाने का प्रयास प्रारंभ कर दिया था। दरअसल होता यह है कि 1741 ईस्वी में मराठों ने कर्नाटक पर आक्रमण किया। अब जब मराठों का कर्नाटक पर आक्रमण हुआ तो यहाँ का जो नवाब है उसका नाम था दोस्तली, वो जो है
मार दिया जाता है। और इसके बाद इसके एक जमाता होते हैं जिनका नाम है चांदा साहब, उन्हें बंदी बना लिया जाता है और मराठे इन्हें सतारा लेके चले जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक तरीके से जो कर्नाटक है वहाँ पर जो सत्ता का संकट है वो उत्पन्न हो जाता है। अब इसके बाद स्वाभाविक है कि इन दो यूरोपीय शक्तियों को हस्तक्षेप करने का मौका मिलता है, और इसमें यही होता है कि इन दो यूरोपीय शक्तियों का हस्तक्षेप होता है। एक की तरफ से जो वहाँ पर उत्तराधिकार में जो सत्ता की दावेदारी कर रहा है उसकी तरफ से अंग्रेज लड़ते हैं, और एक जो दूसरा सत्ता की दावेदारी करता है उसकी तरफ से फ्रांसीसी लड़ते हैं। और पहले जो युद्ध में अगर आप स्थिति देखें तो दोनों में से किसी भी पक्ष को निर्णायक सफलता नहीं मिलती है। युद्ध जो है 2 वर्षों के बाद संधि के द्वारा विराम की स्थिति में आ जाता है, और जाहिर सी बात है कि करीब 1 वर्ष बाद शांत रहने के बाद दूसरा संघर्ष प्रारंभ होता है, यानी कर्नाटक का दूसरा युद्ध होता है 1749 से लेकर के अगले 5 वर्षों तक 1754 तक। इसमें भी फिनिशिंग नहीं होती है। अंततः जो फिनिशिंग होती है वो कर्नाटक के तीसरे युद्ध में होती है, बांडीवास की लड़ाई होती है 1756 से 1763। अगर आप इसको देखें तो लगभग ये सप्तवर्षीय युद्ध है। इसमें जो है अंतिम रूप से फ्रांसीसियों का पतन हो जाता है, और फिर यहाँ के बाद से जो अंग्रेज होते हैं वो भारत की जो शक्ति होती है उसके केंद्र हो जाते हैं। उन्हीं के द्वारा फिर आगे चल करके पूरा जो आधुनिक भारत का इतिहास है वो आगे बढ़ता है। तो ये पूरी जो यूरोपीय शक्ति की स्थापना है, स्पेशली फ्रांसीसी शक्ति के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये हम यूरोपीय शक्ति की स्थापना का एक पूरा लेक्चर लेंगे जिसमें फ्रांसीसियों के साथ और कर्नाटक के युद्धों में कौन कौन सी चीज़ें रही उसे अलग से देखेंगे। इस टॉपिक में मैं सिर्फ ये इंट्रोड्यूस करना चाह रहा था कि कैसे इन 5 शक्तियों का आगमन हुआ और अंततः कैसे अंत में सिर्फ अंग्रेज हमारे यहाँ बचे और बाकी शक्तियाँ एक एक करके यहाँ से विस्थापित हो गईं, और वो जो स्थितियाँ बनी उसमें अंग्रेज किस तरीके से यहाँ पर सरवाइव कर गए। तो यूरोपियों के आगमन का जो ये पूरा लेक्चर है, इसमें अंततः आप इस बात को समझ पाए कि किस प्रकार से पुर्तगीजों से शुरू हुआ ये क्रम फ्रांसीसियों तक पहुँचा, और सभी ने कुछ कम या ज़्यादा व्यापारिक उद्देश्यों के साथ भारत में आगमन किया, लेकिन अंततः अंग्रेज, जिनमें कई शक्तियां, कई ऐसी महत्वपूर्ण बातें थी जिनकी वजह से वो यहाँ पर शक्ति स्थापना कर सके, जिसमें एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि उनकी संख्या वहाँ पर अधिक थी। दूसरा, उनके पास नौसेना की जो शक्ति थी वो बहुत ज़्यादा निर्णायक थी, अत्याधुनिक हथियार थे। 1688 में उनके यहाँ रेवोल्यूशन हो चुका था, वहाँ से डेमोक्रेसी आ चुकी थी, तो एक ह्यूमन रिसोर्स के तौर पे आगे बढ़ रहे थे। इसके अलावा पहला जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो भी ब्रिटेन में होता है, उसकी भी वजह बनती है। तो कुल मिला जुला करके उनकी अपनी ऐसी तमाम आयाम है जिसकी वजह से वो भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में अपना उपनिवेश बनाए और कई वर्षों तक वहाँ पर कायम रहे। तो अब हम अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ इतिहास के आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले टॉपिक में फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।